बच्चों गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मैं आज 7-8 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मौसम गड़बड़ चल रहा था तो थोड़ा बीमार पड़ गया। पहले मैं लिख करके करता था, अभी मैं बिना लिखे मतलब पढ़ाता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा। अब दोनों में आप एक कमेंट्स करके बताना कि पहले ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उसको समझाऊं ठीक है या लिखते जाऊं और समझाते जाऊं, दोनों में से बताना। क्योंकि क्लास में तो हम लिखते जाते समझाते जाते थे, लेकिन वीडियो तो मैंने 10-12 जो बनाए हैं आपके ऊपर नरेशन पर बनाए हैं, नाउन प्रोनाउन पर बनाए हैं, वर्ब पर बनाए हैं, दिस इट पर मैंने बनाया है। तो आपको जो अच्छा लगा जरा कमेंट्स में बताइएगा कि पहले मैं लिख लूं तब समझाऊं या आज जिस तरह से मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का व्यू जरा तेजी से नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब भी बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। तो प्लीज इसको जरा इस नए तरीके से बता रहा हूं, जरा समझिएगा और बताइएगा। आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ये बोलने का तरीका है। अब एक्टिव क्या है बेटा और पैसिव क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। एक्टिव जितने हमारे 12 टेंस है ना, पहले तो 3 मेन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक एक के 4 भाग है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे जो टेंस हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं। और पैसिव वॉइस जो है बेटा, इसमें 4 जो टेंस हैं उनमें जो है उनके नहीं बनते हैं। जितने नीचे हैं जैसे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है उनके जो है ए मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। और एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है इसका भी नहीं बनता है। तो 4 निकाल दीजिए, 12 थे तो 12 में से 4 चले गए, बराबर 8 के ही बनते हैं। तो किसके बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और फिर फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट के बनते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के बनते हैं, बाकी दो उसमें से नहीं बनते हैं। अब क्या है कि एक्टिव वॉइस हम कहते किसको है? एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका सब्जेक्ट एक्टिव होता है, मतलब कार्य करता है, कार्य करता है। जैसे राम इज रीडिंग बुक, ए बुक। राम एक किताब पढ़ता है। तो राम जो है आपका सब्जेक्ट है, एक काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ने का। और क्या पढ़ रहा है? एक किताब पढ़ रहा है। तो क्लियर है कि जो सब्जेक्ट है वह कार्य करता है। और एक लिखता हूं मैं, ए बुक इज बीइंग read by राम। अब इसमें क्या है, ये जो राम था, जो सब्जेक्ट था, कार्य कर रहा था। पर राम यहां पर जो पैसिव वॉइस है, अब राम यहां पर काम नहीं कर रहा है। एक किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, इसका मतलब हुआ
राम एक किताब पढ़ रहा है, एक्टिव में इसका हिंदी मतलब हुआ। और पैसिव हुआ एक किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, मतलब जो फल है वो राम के ऊपर जा रहा है कि राम के द्वारा पढ़ी जा रही है एक किताब। लेकिन बात दोनों है, इसमें जो है राम काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके में राम जो है निष्क्रिय हो गया है, कोई काम कर नहीं रहा है, बस कि इसको फल मिल रहा है। यही अंतर है एक्टिव से और पैसिव में। दूसरा चीज, आप लोग यदि पढ़े होंगे तो नहीं या नहीं पढ़े होंगे, वर्ब जो है दो मेन ऐसी आती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ये क्रिया हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन ऐसा होता ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्रिया में क्या और किनको का प्रश्न करते हैं, जो उत्तर में आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर, रिसीव कर रहा है। तो इसका बन जाता फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई हिम। फुटबॉल जो है उसके द्वारा खेला जा रहा है। ऐसे में जा शब्द का इस्तेमाल होता है खास करके। तो यहां पर हमारा जो है ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम नहीं बना सकते हैं, और यहाँ पर फुटबॉल जो आ गया है इस पर क्रिया हो रही है खेलने के लिए, तो इसका हमने पैसिव वॉइस बना लिया है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है बनाते समय जो है हम ये सब जो है ध्यान देते हैं कि एक तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। अब इसमें इसको बनाने के लिए हम आपको बताएं कैसे बनाते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस का है। अब पैसिव में क्या होगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है ना इसको सबसे पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले ला देंगे, फिर ये जो वर्ब है इसके साथ कुछ जुड़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज एम आर जुड़े, चाहे वाज वर जुड़े, या बीइंग जुड़े, या बीइंग जुड़े, या बी जुड़े, ये सब चीजें इसके साथ जुड़ जाती हैं। जैसा टेंस होगा वैसा जुड़ेगा। तो उसमें जुड़ने के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो वर्ब है ना इसका थर्ड फॉर्म जुड़ता है, इसका थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं, और जो सब्जेक्ट है हमारा इसमें बाई लगा करके, और इसका जो है ऑब्जेक्ट में जो होता है, जैसे आई जो है सब्जेक्ट में होता है,
तो ऑब्जेक्ट में मी होता है, ही होता है तो हिम होता है, सी होता है, इसका हर होता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चले जाते हैं तो ये बदल जाते हैं। तो उसी तरह से बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को, यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में क्या होगा, और यदि नाउन है तो नाउन नाउन ऐसे ही रह जाता है। अब जैसे एक कॉमन उदाहरण है, राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा। सबसे पहले हमें देखना है कि ये टेंस किस प्रकार के हैं। बिना टेंस यदि क्लियर नहीं होगा तो हम इनका सही सही एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसी में हमें हेल्पिंग वर्ब जोड़नी पड़ती है। तो ये देखना है, जो किल्ड है यह फर्स्ट फॉर्म में होता है किल, सेकेंड में होता है किल्ड, और थर्ड में भी होता है किल्ड। लेकिन हम कैसे जाने कि ये जो किल्ड है ये फर्स्ट का है? नहीं, फर्स्ट का तो क्लियर है, किल होगा। सेकंड और थर्ड में कैसे इसको डिफरेंस करें, क्या कैसे दिमाग लगाएं? तो इसको जानने के लिए हमें वही बता रहा हूं कि जब तक हम टेंस नहीं जानेंगे तब तक हम इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब टेंस जान गए मान लीजिए हम, तो आप जानते हैं कि एक किल्ड जो सेकेंड पर्सन जो सेकेंड क्या बोलते हैं वर्ब का फॉर्म जो है, सॉरी, सेकेंड फॉर्म जो होता है, यदि देखिए एक तो परफेक्ट टेंस में लगता है, परफेक्ट टेंस में। लेकिन परफेक्ट टेंस में यदि हम इसको लगाते हैं तो इसके पहले उसमें जो भी क्रिया हो वो परफेक्ट में लगता है। तो उस क्रिया से पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्रेजेंट का है तो हैज या हैव लगाते हैं, पास्ट का है तो हैड लगाते हैं, और फ्यूचर का है तो विल हैव लगाते हैं। लेकिन इसके पहले इनमें से कुछ नहीं लगा है, तो नहीं लगा है तो हम सीधे समझ जाएंगे ये पास्ट इंडिफिनिट का है, पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म जो है लगता है। तो हम सीधे क्रिया का सेकेंड फॉर्म समझ जाएंगे कि ये लगा हुआ है और यह पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। जब ये बदलेगा तो इसको लोग बनाने के लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो ये जो है इधर आ जाएगा तो रावण हो जाएगा, रावण। इसमें हम वाज या वर जोड़ते हैं, वाज या वर, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, रावण। रावण के साथ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए वाज जोड़ेंगे, और एक किल्ड है ही तो थर्ड में भी वही था, सेकंड में वही था, तो किल्ड हो गया। तो रावण वाज किल्ड, उसके बाद बच गया राम, तो बाई लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था, बाई राम। राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था। तो लोग करते हैं राम वाज किल्ड रावण। सॉरी, मौसम बदला हुआ है, खांसी आ रही है। 10 दिन से मैं इस तकलीफ में सफर कर रहा था, तो आप लोगों के पास वीडियो नहीं डाल पाया, नरेशन का डाला था। आज हमने कहा कि चलो अब यह सिस्टम आपको यदि अच्छा लगता है तो इस सिस्टम से पढ़ाएंगे,
और यदि ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ हम लिख दें और उसको बाद में आप उतार लो फ्यूचर के लिए, तो वो सिस्टम ठीक है। आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि तो मुझे पढ़ाना ही है, चाहे इस सिस्टम से बताऊं चाहे उस सिस्टम से बताऊं। आप लोग वीडियो को देखें, खूब ध्यान से देखें, जो नहीं समझ में आता है कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछें, और जिससे मैं सुधार कर सकूं। और ये जरूर बताइएगा कि पहले वाला तरीका ठीक था या ये वाला ठीक था। अब क्या है, राम ने रावण को मारा, तो मारा था या मारा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मारा था का भी वही अर्थ है और मारा का भी वही अर्थ है, तो हम इसको जो है वाज नहीं लगाएंगे, राम किल्ड रावण करेंगे। और ये जो है अभी मैं इतना कर करके बंद करता हूं दोस्तों, बच्चों, क्योंकि आप लोग इसको देखिए, समझिए, बूझिए, फिर हमको जो है कमेंट्स कर करके बताइएगा कि कौन ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कुछ नहीं है, आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए। मेरा चाहे 4 दिन में वीडियो मिले, कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, कोई 9th में है, कोई 11th में है, आधा घंटा का वीडियो होता है, 20 मिनट 25 मिनट का होता है, इसको देख करके समझ लें। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के, शहर के, यूपी के जिन बच्चों की अंग्रेजी कमजोर है, देखो बेटा, कमजोरी कहीं नहीं होती है, कमजोरी हमारे दिमाग में होती है। यदि हमने मान लिया कि बड़ा टफ विषय है तो टफ हो जाएगा। यदि हमने मान लिया कि नहीं ये आसान है, तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य देखिए, मैंने अपना नाम लिखा है, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखे। मैं खेल खेल में पढ़ा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। बस ये मेरा नंबर है 9026111876। आप इसको नोट कर लें, हर में दिया हूं मैं। और कोई भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछें। पढ़ाई में कोई शर्म नहीं होती है, कोई हिचक नहीं होती है। कभी कभी हम भी जो है एलिफेंट की स्पेलिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि दिमाग है, कुछ भी हो सकता है। अबाउट की स्पेलिंग में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत सी चीजें होती है जो हमें समय समय पर कंफ्यूज कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बार कोई पढ़ लिया ना और उसको रिवीजन नहीं किया तो जंग लग जाएगा। साइकिल चला करके, बाइक चला करके आप 6 महीना रख दो, बाइक आपकी कड़कड़ाने लगेगी, साइकिल आपकी जंग लग जाएगी, वह गति नहीं देगी जो रोज चला के लाए थे। इसलिए इसी तरह से इस ब्रेन को जो है कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सील पर पड़े निशान। कहते हैं करत करत अभ्यास के, अभ्यास आप लगातार करते हैं तो जड़मत मतलब बुद्धिहीन, जिसका बुद्ध हो तो सुजान, वो बुद्धिमान हो जाता है। अरे राम 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 करते हुए, मरा मरा करते हुए बाल्मीकि जो है बहुत बड़ा ऋषि बन गए, क्योंकि मरा 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 करने के बाद राम निकल गया और सबसे वह जो है बहुत बड़े ऋषि हो गए। वर्तमान भूत भविष्य सब जानने लगे। तो हमें तो यार अंग्रेजी पढ़नी है, इसमें हमें क्या है अंग्रेजी में बताओ। 26 लेटर है यार, हमारे हिंदी में तो 49 लेटर है, इंग्लिश में तो 26 लेटर है। ABCD AEIO मंत्रा लगता है। पार्ट ऑफ स्पीच है 8 है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। पूरा नहीं गहराई से पढ़ सकते तो मोटे मोटे पढ़कर समझ लो। अभी हमने आपको नरेशन बताया था। नरेशन में क्या है, किसी के कोई चीज घटना देखी गई, जैसे के जैसे लिख देना आपका डायरेक्ट स्पीच है, और अपने शब्दों में बयान कर देना डायरेक्ट स्पीच है। बार सेंटेंस है, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी तरह से पास्ट में जाइए, उसी तरह से फ्यूचर में जाइए। उसके बाद कुछ है मॉडल वर्ब्स, शुड, कुड, मे, माइट, वुड, ये आपके मॉडल है। कैन, तो इनको भी आप रख लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो है आप ट्रांसलेशन का नियम जान जाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फ्रेजेस को कैसे बनाते हैं, कैसे उनको रखते हैं, उसका भी एक सूत्र मैं बता दूंगा। एक बड़े ट्रांसलेशन का हमने भी किसी सीखा है, मैं कोई माँ के पेट से थोड़ा सीख के आया हूँ। या जो वीडियो पर बनाते हैं और बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देते हैं, यूं कहते यूं कर दूंगा वो कर दूंगा,
आप पढ़ो तो भाई साहब जो है मतलब करते हैं मेहनत, ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जिस हिसाब से वो प्रदर्शन करते हैं उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। इसी के साथ नमस्ते, खुश रहिए और हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हार गए तो काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना है। मौसम बहुत रंगीन आ रहा है, जाड़े का आ रहा है, ना अभी जाड़ा है न गर्मी है। आराम से बैठ करके आप इसको अभ्यास कर सकते हैं और ग्रामर की किताब से कर सकते हैं। जो नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। थैंक यू दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत।